बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट के लिए होना है मतदान। बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की लंबी कतार लगी हुई है। प्रत्याशियों का चयन करना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर मतदान होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। अब ऐसे में प्रत्याशियों का चयन करना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है और ऐसे में आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी और 20 नवंबर को केदारनाथ सीट के लिए मतदान भी होना है। और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की एक लंबी लिस्ट भी है और प्रत्याशियों का चयन करना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती भी बना हुआ है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं? अधिसूचना भी जारी हो गई है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। जी सर, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और 20 नवंबर को मतदान होगा। आज नामांकन प्रक्रिया वो है शुरू हो चुकी है और 29 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि है। उसके बाद स्क्रूटनी होगी और 4 नवंबर तक जो है नाम वापसी जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगी। 29 अक्टूबर को अंतिम तिथि नामांकन की है। ऐसे में उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर केदारनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों के लिए एक चुनौती बनी हुई है प्रत्याशी का चयन करना। जिस तरीके से लंबी फेहरिस्त दोनों ही दलों में है, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों ही दलों के पास लंबे चौड़ा जो है एक सूची है दावेदारों की। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में करीब 10 दावेदार केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के पास भी 6 से 7 दावेदार केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर है। तो ऐसे में दोनों ही दलों के द्वारा लगातार चिंतन मनन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक भी मैदान में हैं, वो लगातार वहां पर बैठक कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर पार्टी को भी देंगे और उसके बाद प्रत्याशी का चयन होगा। इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को अपने पैनल की जो है सूची बनाकर भेज रखी है। उसमें कई नाम हैं। तो ऐसे में वहाँ पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को फैसला लेना है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कौन लड़ेगा। तो ऐसे में इसको लेकर जो है अब दोनों ही दल पूरी जद्दोजहद भी कर रहे हैं और पूरी कशमकश का माहौल भी दोनों ही दलों में है। जिस तरीके से तमाम जो दावेदार हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और लगातार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से कौन सा ध्रुव का इक्का होगा जो अपने दल को जिता पाता है और जो पार्टी का झंडा बुलंद कर पाता है। हालांकि केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अगर बात की जाए तो दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं और दोनों ही दल अभी तक प्रत्याशी के चयन को लेकर हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रत्याशी कौन होगा। तो ऐसे में पूरी जद्दोजहद लग रही है और ऐसे में प्रत्याशी का चयन कब तक होगा ये भी कहना कुछ भी सही नहीं होगा। तो ऐसे में अब लेकिन मुद्दों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें लेकर जनता के बीच में जा रही है। चाहे वो सोना चोरी का मामला हो, दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बन रहा था उसका मामला हो, हालांकि वो अब नहीं बन रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि यहाँ से शिला ले जाई गई। इसी के साथ साथ ही केदारनाथ में सड़क, पानी, बिजली और पुनर्निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं उनकी तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा उपचुनाव में मैदान में जा रही है। तो वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम घोषणाएं केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव सीट पर की गई। तो ऐसे में उपचुनाव से पहले जो घोषणाएं की गई करीब 39 घोषणाएं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बजट की स्वीकृति भी दी गई। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार केदारनाथ की जनता मुद्दों को चुनती है या फिर जो घोषणाएं हुई है उन घोषणाओं पर मुहर लगाती है। ये भी अभी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी दोनों ही दलों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रत्याशी के चयन को लेकर है। आखिर प्रत्याशी कौन होगा जो पार्टी को जीत दिला सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के जो दावेदारों के और नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भी
वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो कांग्रेस के भाजपा के साथ साथ उन्हें कांग्रेस के कुछ साथियों से भी लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी में शामिल हुए कुलदीप रावत और 2 बार निर्दलीय चुनाव वो लड़ चुके हैं। उन्होंने भी ये कहा कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव को लेकर जो उनके समर्थक कहेंगे वही उसके बाद वो कुछ फैसला ले पाएंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि वही एक अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वहां से जीत दिला सकते हैं। उनका मैनेजमेंट जो है काफ़ी बेहतरीन वहां पर रहता है। ऐसे में अब दोनों ही दलों के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है वो दोनों ही दलों के लिए साख का चुनाव बन गया है। और ऐसे में ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी किसे उतारती है या फिर कांग्रेस पार्टी किसे अपना प्रत्याशी वहां पर बनाती है। अरुण, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, ऐसे में अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं आई है, क्या माने कब तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी और कब? क्योंकि मैदान में भी अभी उतरना है, दोनों ही प्रत्याशियों को अपना दमखम भी दिखाना है, तो क्या माने कि कब तक ये लिस्ट जारी हो सकती है? जी सर, बिल्कुल देखिए, आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से पहले देखा गया, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के नाम को लेकर सबसे पहले आगे रहती है और सबसे पहले प्रत्याशी के नाम को डिसाइड करती है और उसे प्रत्याशी की घोषणा भी करती है। लेकिन इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी फूंक कर कदम रख रही है प्रत्याशी के चयन को लेकर। और कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि दो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, बद्रीनाथ और मंगलौर, उस पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस चुनाव में भी जीत हासिल की जाए और उस जीत को बरकरार रखा जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि जिस तरीके से 2 विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, उनकी कसर इस बार पूरी कर सके और केदारनाथ उपचुनाव जीत सके। तो ऐसे में कोई भी गलती कोई भी दल इस बार नहीं करना चाहता और ऐसे में प्रत्याशी चयन को लेकर काफ़ी फूंक कर कदम रख रहे हैं। और हो सकता है कि दोनों ही दल एक दूसरे का इंतजार भी कर रहे हो कि पहले वो अपना प्रत्याशी घोषित करे, तो उसके बाद देखते हुए एक ऐसा उसके हिसाब से प्रत्याशी लाया जाए। तो इसको लेकर भी थोड़ा लेट लतीफ़ी जो है वो हो सकती है। लेकिन अब तक प्रत्याशी के नाम कब तक फाइनल होता है, कब तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी वहां पर उतारती है, यह भी देखने वाली बात होगी और इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर वो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा। और लखनऊ से बड़ी खबर, आज सूचना विभाग की बैठक लेंगे सीएम योगी, अधिकारियों से लेंगे विकास कार्यों का फीडबैक। सीएम योगी देंगे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिकारियों की एक बैठक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे, विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान सीएम योगी देंगे। आज सूचना विभाग की बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री आज अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे, किस तरह से प्रसारित किए जा रहे हैं जनता में राज्य सरकार के काम, और इसी के साथ ही कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो आज विकास कार्यों को लेकर फीडबैक भी लेने वाले हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठक रहने वाली है और क्या कुछ फीडबैक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री? देखिए साहब, ये हर महीने होने वाली एक जो है औपचारिक बैठक है। हर महीने सूचना विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं और उसमें ये खास नजर रखी जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार का माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इसके अलावा जो है डिजिटल मीडिया को भी यूपी गवर्नमेंट ने अब जो है अलाउ कर दिया है। वो भी ऐसे डिजिटल मीडिया जो मतलब नामचीन है और जिनके पास सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। तो अब इस स्थिति में कितना आगे और उत्तर प्रदेश बढ़ा है, चूंकि डिजिटल मीडिया को इम्पैनल करने की बात उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उसमें कितनी प्रगति हुई है। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, इन सब बातों को लेकर जो है ये बैठक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में वोटिंग होनी है, उपचुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है। ऐसी स्थिति में कोई गलत मैसेज ना चला जाए, कोई गलत बयान तोड़ मरोड़ के ना प्रस्तुत हो, इसके लिए जो है आज सीएम सूचना विभाग के अधिकारी सब बैठक लेंगे और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ पर और किस समय होनी है प्रदीप?
देखिए, जो भी बैठकें होती हैं, मुख्यमंत्री अगर लखनऊ में होते हैं तो उनके ऑफिस में होती हैं, उनके कार्यालय में होती हैं, पंचम तल में होती हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर जो बैठकों का जो दौर होता है, अगर सूचना विभाग की बैठक की बात करें तो निश्चित रूप से ये जो है पंचम तल पे मुख्यमंत्री के कार्यालय पे ही होगा। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, सिल्क एक्सपो का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक्सपो का उद्घाटन आज करने वाले हैं। 28 अक्टूबर तक चलेगा सिल्क एक्सपो 2024। 26 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं को सीएम करेंगे सम्मानित। रेशम मित्र पत्रिका का भी विमोचन करेंगे सीएम। आईजीपी में सिल्क एक्सपो का भी आज कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है, और उद्यमियों को भी आज सम्मानित करने का काम किया जाएगा, किसानों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें सिल्क एक्सपो जो है उत्तर प्रदेश में सिल्क के और जो सिल्क का प्रचार प्रसार है उसको लेकर आम जनता तक सिल्क को कैसे और लेके आया जाए, क्योंकि सिल्क पूरी तरह से अपना देसी उत्पाद है, इसको और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर विचार हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो उद्यमी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विषम परिस्थितियों में भी सिल्क का कारोबार शुरू किया है, उनको सम्मानित करने का कार्य जो है सीएम योगी करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उनको अनुदान क्या मिल रहा है, उनको और क्या जरूरत है, इन सब मुद्दों को लेकर जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं और व्यवसायी हैं उनके साथ एक मीटिंग भी है। तो अपने आप में ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है आयोजित किया गया है, और इसमें जो प्रमुख सचिव हैं वो भी रहेंगे, डिप्टी सीएम भी रहेंगे और सीएम योगी भी रहेंगे। जी प्रदीप जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगरा से बड़ी खबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। आज समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। छात्रों और छात्राओं को सम्मानित भी करेंगी राज्यपाल। स्वामी विवेकानंद शिवाजी मंडपम में होगा दीक्षांत समारोह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दीक्षांत समारोह है और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह में शिरकत भी करेंगी। छात्र छात्राओं को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। और समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासन की ओर से। स्वामी विवेकानंद शिवाजी मंडपम में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शिरकत करेंगे और छात्र छात्राओं को इस दौरान सम्मानित करने का भी काम करेंगे। तो आपको बता दें कि आज कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस दौरान दीक्षांत समारोह में आज छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस समय इस कार्यक्रम का आयोजन होगा? बिल्कुल बता दूं, अब कुछ 10 बजे से आयोजन समारोह में शामिल होंगी आनंदीबेन पटेल। और वहीं अगर बात की जाए तो विभागीय बात की जाए तो पूरे तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और समारोह में शामिल होने अब से 10 बजे का समय रखा गया है। 10 से 11 बजे के बीच में राज्यपाल पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम में समारोह में शामिल होंगे। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। हादसे में महिला और बच्चों समेत 5 की मौत। मलबे से बाहर निकाले गए 5 के शव। धमाके के बाद मकान पूरी तरह से जमींदोज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिलेंडर फट गया और इस दौरान 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर डीएम और एसपी सिटी समेत तमाम अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। अभी भी किसी के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आशापुरी कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर सिलेंडर फट गया और इस दौरान 5 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। मकान भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। और आशापुरी कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह सिलेंडर फटा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिलेंडर फटने से यह बड़ा हादसा हो गया है।
जहां पर हादसे में महिला और बच्चों समेत 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं हालांकि शव, और मौके पर डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। ये अभी लगभग 8:30-9 बजे के बीच में यहाँ सिकंदराबाद कस्बे के आशापुरी कॉलोनी में एक रियाजुद्दीन जी का मकान है, जिसमें एक सिलेंडर बताया गया सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है और ये देख रहे हो कि पूरा मकान बैठ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सारे हमारी जो पुलिस है, मेडिकल है और जो हमारे फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं, जेसीबी वगैरह से नगर पालिका के लोग लगे हुए हैं। अभी यहाँ से 8 लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल भेजा गया है और उनका इलाज चल रहा है। उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। अभी मैं हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ और राहत बचाव कार्य चालू है। बताया गया कि 18 से 19 लोग इस परिवार में रहते थे। 10 लोग तो अभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। संवाददाता जिशान अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिशान, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हुआ और अभी कौन अधिकारी मौके पर भी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए बता दें, ये सिकंदराबाद के गुलाउटी रोड के पास आशापुरी कॉलोनी है, जहां ये सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। आपको बता दें पूरा मामला ये उस वक्त हो गया जब घर में परिवार था और घर के जो मेंबर थे सभी अपने घर में थे। अचानक से एक ब्लास्ट होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ब्लास्ट आखिर है क्या। उसके बाद ये ब्लास्ट होता है, सिलेंडर गिर जाता है, जो आगे का पूरा मकान है वो ध्वस्त हो जाता है और जो परिवार के उसमें लोग हैं वो दब जाते हैं और जो बाकी मेंबर थे वो इधर उधर होते हैं तो वो बच जाते हैं। कुछ बाहर होते हैं, जो लड़के हैं या कुछ आदमी हैं वो जरूर इससे बच जाते हैं। बाकी जो घर में मेंबर होते हैं, बच्चे और महिलाएं और कुछ पुरुष, वो पूरी तरह से दब जाते हैं। फौरन आनन फानन में लोगों को पता लगता है, वो पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। मामला इतना बड़ा है कि वहां पर जो बुलंदशहर के जिला अधिकारी हैं, एसएसपी हैं और भी तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जेसीबी की मदद से, लोगों की मदद से और भी टीम बुलाई जाती है जिससे मलबा हटाया जाता है। मलबे में करीब 8 लोग दबे हुए निकले हैं, जिसमें 5 शव निकले हैं और 3 लोगों को अलग हॉस्पिटल, अलग अलग जगह पर इलाज के लिए भेज दिया है। जी विशाल। तो ऐसे में जैसे अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं मौके पर, क्या कोई घोषणा भी की गई है कि कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा? और दूसरी बात, जिस तरह से अभी 8 लोग बताए जा रहे हैं, तो जो परिजन स्वस्थ हैं, क्या वो बता रहे हैं कि कोई और, किसी और के भी होने की आशंका है क्या मलबे में? बिल्कुल, देखिए विशाल, बता दें जिस तरह से परिवार से प्रशासन ने मालूम किया था कि कोई और तो नहीं है, तसल्ली से जो उसके परिवार हैं जो दबे हैं, उनके परिवार के लोगों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि अब कोई नहीं है हमारे हिसाब से। लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो मुस्तैद रहा और ये भी आंकड़ा लगा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर का कोई और भी हो। इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश करी और जो भी सारा मलबा था वो हटवाया गया है। जी विशाल। बिल्कुल जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से वाहन चोरी करने के उपकरण और अलग अलग स्थान से चोरी किए गए कई वाहन भी बरामद किए गए हैं और आगे की कार्रवाई में भी अब पुलिस जुट गई है। पिछले कुछ टाइम से कार चोरियों की घटना जनपद बरेली में हो रही थी, अलग अलग एरियाज में। इस पर हमारी टीमें काम कर रही थी, थाना की टीम और एसओजी की टीम। और इन दोनों टीमों की ये सफलता है कि आज ये एक अनावरण हम कर रहे हैं कि एक अंतरराज्यीय गैंग हमने पकड़ा है, जिसके 5 मेंबर्स को आज हम जेल भेज रहे हैं। इनके द्वारा यहाँ पर कई घटनाएं कारित करी गई, अन्य जिलों में भी घटनाएं कारित करी गई और इनसे हमें 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। और गाड़ी चोरी करने में जो आधुनिक गाड़ियां हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स रहते हैं, उनको हैक करने में, उनकी इलेक्ट्रॉनिक चाबियां बनाने में जो उपकरण यूज होते हैं, ऐसे लगभग 5 लाख रुपए के उपकरण भी बरामद हुए हैं। 2 तमंचे बरामद हुए हैं और जैसा कि बताया 3 गाड़ियां अभी तक बरामद हुई। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हशमत नगर दीदामई में स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है।
वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नगर मोहल्ला में राजू की फैक्ट्री, जो केमिकल फैक्ट्री है, जो चूड़ी के लिए यूज होता है, उसमें अचानक किसी कारणवश आग लग गया था और मौके पर फायर टेंडर पुलिस बल द्वारा आकर और फायर को पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया। आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया। कोई जनहानि की सूचना नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई और